आज हम लोग जो है एक नए गति के बारे में पढ़ेंगे और वह गति है हमारा प्रक्षेप्य गति। क्या है? प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन में चलते हैं। ऋजुरेखीय गति क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले ऋजुरेखीय गति के बारे में जानते हैं, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। ऋजुरेखीय गति, इसको सरल रेखीय गति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति। तो ऋजुरेखीय गति क्या होता है उसको ध्यान से समझो। इसमें क्या होता है, जो कण होता है या पिंड में त्वरण होता है। कण में क्या होता है? त्वरण होता है। ठीक, त्वरण शून्य भी हो सकता है। कण में त्वरण हो और ऐसे त्वरण के अंतर्गत कोई कण गति करे जिसकी दिशा प्रारंभिक वेग की दिशा के समांतर हो, तो उस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋजुरेखीय गति। इसमें क्या होता है, कोई पिंड ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करे जिसकी दिशा प्रारंभिक वेग के समांतर हो। प्रारंभिक वेग के समांतर हो, तब उसे ऋजुरेखीय गति कहते हैं। इसका परिभाषा है, मतलब कोई पिंड ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा प्रारंभिक वेग के समांतर हो। जैसे मान लो यहाँ कोई पिंड है, इस डायरेक्शन में गति कर रहा है ना, इसी डायरेक्शन में गति कर रहा है और इसी डायरेक्शन में वेग भी होना चाहिए। माने गति की दिशा और वेग की दिशा एक दूसरे के समांतर हो या संपाती हो, तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋजुरेखीय गति कहते हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोई पिंड ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करे जिसकी दिशा प्रारंभिक वेग की दिशा के समांतर हो, तब उसे ऋजुरेखीय गति कहते हैं। यहाँ पे एक पिंड है, इसके वेग की दिशा इस साइड है और गति की दिशा भी उसी दिशा में होना चाहिए। तो ऐसे गति को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋजुरेखीय गति। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई गेंद की गति। दूसरा, मुक्त रूप से नीचे छोड़ी गई गेंद की गति ऊर्ध्वाधर दिशा में। एग्जाम्पल है, जैसे किसी गेंद को हम ऊर्ध्वाधर दिशा में या u बराबर 0 से छोड़ दे रहे हैं, इसकी गति क्या हो गया? ऋजुरेखीय गति। ठीक, मतलब किसी ऊंचाई से कोई गेंद शांति पर छोड़ देंगे तो वह गति क्या होगा? ऋजुरेखीय। u वेग से भी छोड़ेंगे तभी ऋजुरेखीय गति होगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। उसमें क्या होता है, पिंड नीचे की तरफ गिरेगा ना, पिंड नीचे की तरफ गिरेगा और उसका जो वेग होगा वह भी नीचे की तरफ होगा।
इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, निजरेखी गति। अगर मान लीजिए पृथ्वी तल से किसी पिंड को ऊपर फेंक रहे हैं v वेग से या u वेग से, u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये तो वेग की दिशा ऊपर हो गया, और उसकी गति की दिशा किधर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है ना। यह भी क्या है, निजरेखी गति है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, प्रक्षेप्य गति क्या होता है, जब किसी कण को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में किसी वस्तु को फेंका जाए तो उसकी गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति। ऐसे समझ लीजिए, जैसे यह एक्स अक्ष है, क्या है, वाई अक्ष, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर, एक्स अक्ष को क्षैतिज हम लोग मानते हैं। तो किसी पिंड को फेंकना है तो ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा हो गया, इससे भिन्न का मतलब इस दिशा में, इस दिशा में अगर मैं v वेग से फेंक रहा हूँ, ठीक, तो इसकी गति इस तरीके की होगी, और इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं, जैसे बंदूक से निकले गोली की गति, बंदूक है यहाँ पर, यहाँ से जब गोली निकलेगा तो बाद में यहाँ से निकलेगा तो इस तरीके का ऐसे पीछे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं। तोप से निकले गोली की गति, तो कहीं पर भी अगर मेरा इस तरीके का पथ तैयार होता है तो उस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य पथ। ठीक, तो प्रक्षेप्य पथ में क्या होता है, ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में किसी कण को फेंका जाता है तो जो पथ तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य पथ। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, एक्स अक्ष है, क्या है, वाई अक्ष है, क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा का मतलब जब हम इस डायरेक्शन फेंकेंगे तो वह निजरेखी गति होगा, इस तरीके से फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा तो निजरेखी गति हो गया। ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में किसी पिंड को फेंकेंगे तो हमारा पथ इस तरीके का तैयार हो जाएगा, और इस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य पथ। ठीक, और इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक, प्रक्षेप का पथ क्या होता है, हम लोग जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, प्रक्षेप का पथ अभी हम लोग देखे हैं, किसी पिंड को जब ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो इस तरीके का पथ तैयार होता है। तो इस पथ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस पथ को हम लोग परवलय के नाम से जानते हैं। किससे, परवलय। तो अभी परवलय जैसे वृत्त होता है ना, और दीर्घवृत्त चपटा होता है, तो इस प्रकार का पथ जो है परवलय होता है। इसको हम गणित की भाषा में सिद्ध करेंगे कि यह परवलय होता है, कैसे परवलय होता है, तो हम इसको जो है थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाएंगे कि इसका पथ क्या होता है, परवलय। ठीक है, थोड़ा सा परवलय सिद्ध करने से पहले दो तीन बात जान लीजिए। कक्षा 10 में हम सरल रेखा का समीकरण पढ़े थे, या 11 में भी है। तो सरल रेखा का व्यापक होता है ax + by + c = 0। मतलब इस तरीके की आकृति जब प्राप्त होता है तो उसका समीकरण यह होता है, पहला बात। दूसरा बात, जब वृत्त होता है तो वृत्त का समीकरण हम लोग क्या लिखते हैं, h, k, यहाँ त्रिज्या a है तो वृत्त का समीकरण होता है x - h + y - k + a = मानक रूप क्या होता है, अगर केंद्र को 0, 0 अगर मैं मान लूँ, अगर वृत्त का केंद्र 0, 0 है और त्रिज्या a है तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, x² + y² = a²। सरल रेखा का समीकरण का व्यापक रूप यह होता है, और वृत्त का समीकरण का मानक रूप क्या होता है, x² + y² = a²। इसी तरीके से दीर्घवृत्त का भी होता है। दीर्घवृत्त का क्या होता है, अगर केंद्र 0, 0 है, यह वाली दूरी a है, यह वाली दूरी b है, इसका समीकरण होता है x² + a² + y² / b² = a। ठीक है, यह सरल रेखा का हो गया, या वृत्त का हो गया, या जो है दीर्घवृत्त का हो गया।
अब परवलय का समीकरण क्या होता है, ध्यान देखो, परवलय का समीकरण होता है y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर 4x। इसका 4 रूप होता है, कितना रूप होता है, 4 रूप होता है। एक होता है y स्क्वायर बराबर -4ax, x स्क्वायर बराबर 4ay और x स्क्वायर बराबर -4ay। ये सब परवलय का मानक समीकरण है, ठीक है। अगर मुझे इस पथ को सिद्ध करना है कि यह परवलय है, तो हमें परवलय के समीकरण जैसा रूप लाना होगा, ठीक। तो फिर से समझ लो, सरल रेखा का व्यापक रूप क्या होता है, ax + by + c = 0। वृत्त का मानक रूप क्या होता है, x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। दीर्घवृत्त का होता है x स्क्वायर बटा a स्क्वायर धन y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर a। इसी तरह परवलय का क्या होता है, परवलय का होता है y स्क्वायर बराबर 4x, y स्क्वायर बराबर -4x, x स्क्वायर बराबर 4ay, x स्क्वायर बराबर -4ay, ठीक है। तो परवलय का भी हम फिगर बनाते हैं। परवलय का चित्र जो होता है, एक यह होता है, एक हो गया, इसको y स्क्वायर बराबर 4ax बोलते हैं, और यह x अक्ष हो गया है, y अक्ष हो गया x y। एक होता है y स्क्वायर बराबर -4ax, एक इसका है y स्क्वायर -4ax, समझा। इसका होता है इस तरीके से होता है, x स्क्वायर बराबर 4a, y होता है, एक और बचा है ना, इसका क्या होता है, इस तरीके का होता है, इसका x स्क्वायर बराबर -4ay, x स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक। तो ध्यान से देखिए, हमें इस पथ को सिद्ध करना है कि परवलय है। तो अब देखो ध्यान से, सरल रेखा में x y दोनों का घात क्या होता है, 1 होता है। सरल रेखा में क्या होता है, x y दोनों का घात क्या होता है, 1 होता है। तो यह सरल रेखा का समीकरण हो जाता है। वृत्त में क्या होता है, x का घात 2 होता है, y का घात 2 होता है ना, और दोनों का गुणांक कहाँ होता है, साइड में। दोनों का गुणांक क्या है, 1 है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त हो गया। दीर्घवृत्त में क्या होता है, x का भी घात 2 होता है, y का भी घात 2 होता है, और गुणांक अलग अलग होता है। इसका गुणांक 1/a² है, इसका गुणांक 1/b² है। जब गुणांक अलग अलग होगा तो क्या होता है, दीर्घवृत्त। परवलय में देखो, परवलय के समीकरण में देखो, एक बात दिखेगा, क्या दिखेगा, y के घात 2 होगा तो x का घात 1 ना, या x का घात 2 होगा तो y का घात 1, मतलब इसमें दोनों का घात बराबर नहीं होगा। अगर x का घात 2 है तो y का घात 1 होगा, तो परवलय। y का घात 2 है तो x का घात 1 होगा, तब क्या होगा, परवलय, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा नोट्स में इसको नोट कर लीजिए कि सरल रेखा है तो उसका मानक समीकरण क्या होता है, वृत्त है तो उसका मानक समीकरण क्या होता है, दीर्घवृत्त है तो उसका मानक समीकरण क्या होता है, परवलय है तो उसका मानक समीकरण क्या होता है, समझ में आया। हाँ, ध्यान से देखिए, मान लीजिए किसी कण को जो है ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में u वेग से फेंका जा रहा है। किस वेग से, u। ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में u वेग से फेंका जा रहा है। इस दिशा में कण का वेग क्या है, u, ठीक है। मैं किसी कण को u वेग से फेंक रहा हूँ ऊर्ध्वाधर दिशा से अलग दिशा में ना, और उसको क्षैतिज से हम कोण इसका थीटा मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, ठीक है, थीटा कोण में फेंक रहे हैं। एक यह कण जो है इस डायरेक्शन में जाते जाते ऐसे ऐसे लास्ट में यहाँ से होते 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 कहाँ तक पहुँच जा रहा है, अंत में पृथ्वी पहुँच रहा है। इस प्रकार का पथ तैयार हो गया, ठीक है। इसमें देखिए, बात ध्यान से समझिए, क्या क्या इम्पोर्टेंट बात है। जैसे कण पहले यहाँ पर था, कहाँ था, यहाँ पर, बाद में यहाँ हो गया, कुछ समय बाद यहाँ था, फिर बाद में यहाँ हो गया। जब यहाँ पर था तो क्षैतिज दिशा में 0 दूरी और ऊर्ध्वाधर दिशा में 0, मतलब कोई दूरी नहीं तय किया। जब कण यहाँ पहुँच गया क्षैतिज दिशा में
यहाँ से यहाँ तक चला गया, ठीक, और ऊर्ध्वाधर दिशा में यहाँ से यहाँ तक चला गया। समझ रहे हो? थोड़ी समय बाद कण कहाँ पहुँचा बताओ? मैं ये मान ले रहा हूँ इसको बी। थोड़ी समय बाद बी पर भी पहुँच गया। तो जब बी पर पहुँचा तब क्या हुआ? क्षैतिज में कितना दूर तय किया? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ऊर्ध्वाधर में कितना तय किया? यहाँ से यहाँ तक तय किया। समझ में आया? थोड़ी समय बाद कण यहाँ पहुंच गया, तब क्षैतिज में कितना गया? इतना गया, यहाँ से यहाँ तक गया। कहाँ से कहाँ तक गया? ओ से यहाँ तक पहुंच गया, और ऊर्ध्वाधर दिशा में यहाँ तक पहुंच गया, ठीक। फिर थोड़ी समय बाद हम देखें कण यहाँ पहुंचा, तो क्षैतिज में कितना गया? यहाँ से यहाँ तक गया। क्षैतिज में कहाँ से कहाँ तक गया? यहाँ से। ऊर्ध्वाधर दिशा में अब वो नीचे आने लगा, अधिकतम ऊंचाई यहाँ तक गया, उसके बाद नीचे। समझ आया? फिर से देखो, फिर यहाँ पहुँच गया कब? क्षैतिज दिशा में इतना दूरी, और ऊर्ध्वाधर दिशा में और घट गया दूरी, ऊंचाई और घट गई ना, मतलब ऊंचाई अब घट रही है। फिर लास्ट में यहाँ पे गिर गया, तो क्षैतिज दिशा में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, और ऊर्ध्वाधर दिशा में फिर 0 हो गया। समझ आया ना? अब देखो इसमें हम क्या देख रहे हैं? कण इस मार्ग पे जा रहा है। कण कहाँ से जा रहा है? इस मार्ग पर जा रहा है। इस मार्ग पर जा रहा है तो वह 2 दूरी तय कर रहा है, एक ऊर्ध्वाधर तय कर रहा है, एक क्षैतिज। तो क्षैतिज दूरी तय कर रहा है, तो क्षैतिज में वेग होगा तब ना क्षैतिज जा रहा है। देखो भाई, बिना वेग का तो कोई, बिना वेग या बिना चाल का कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा नहीं। अगर यह कण क्षैतिज दिशा में जा रहा है तो क्षैतिज दिशा में कुछ वेग होगा तभी वह जा रहा है। अगर यह कण ऊर्ध्वाधर दिशा में जा रहा है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग होगा तभी वह ऊर्ध्वाधर दिशा में जा रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं? देखो एक पे देख रहे हैं क्षैतिज दिशा में भी जा रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जा रहा है। इससे हमें ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि क्षैतिज दिशा में जा रहा है तो उसके पास क्षैतिज वेग होगा। अगर वह ऊर्ध्वाधर दिशा में जा रहा है तो उसके पास ऊर्ध्वाधर वेग होगा। एक बात हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? हम देख रहे हैं क्षैतिज वाला जो दूरी है समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दूरी क्या हो रहा है? समय के साथ बढ़ भी रहा है अधिकतम तक, फिर उसके बाद फिर घट भी रहा है। देख रहे हैं नहीं? तो चलो हम लोग जो है सारी चीज़ों को पहले हमें प्रक्षेप का पथ चाहिए तो उसका समीकरण तैयार करते हैं, कैसे होगा। ठीक, तो सबसे पहले u के पास, कण के पास 2 वेग है, तो कण का क्षैतिज वेग क्या होगा? u को एंगल से सटा कर गिराएंगे तो कितना होगा? u cos थीटा। ठीक है, जब u वेग से जा रहा है, यहाँ सब u वेग से छोड़े हैं, तो इसको क्षैतिज दिशा में इसका वेग क्या होगा? u cos थीटा। कण का ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा? u sin थीटा। बात समझ आया ना? u cos थीटा उसको इधर ले जा रहा है और u sin थीटा ऊपर ले जा रहा है। बात समझ आया ना? तो एक बात हमेशा ध्यान देना, जब भी कहीं पर अगर आपको क्षैतिज दूरी चाहिए तो हमेशा क्षैतिज वेग का ही प्रयोग करना है। जब ऊर्ध्वाधर हमें ऊंचाई निकालनी है तो हमें ऊर्ध्वाधर वेग का प्रयोग करना है। बात समझ में आया ना? क्षैतिज वेग उसको क्षैतिज दिशा में ले जाएगा और ऊर्ध्वाधर वाला ऊर्ध्वाधर दिशा में ले जाएगा। समझ में आया? चलो, यह हो गया। यह वाला वेग कण को किधर ले जा रहा है? ऊपर दिशा में।
यह वाला वेग किधर ले जा रहा है, क्षैतिज में ले जा रहा है, इसीलिए इसका पथ इस तरीके से प्राप्त हो गया। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा सा मानते हैं, माना कण को u वेग से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है, तब कण का क्षैतिज वेग u cos थीटा और कण का ऊर्ध्वाधर वेग u sin। हम बताए थे ना क्षैतिज वेग कैसे ज्ञात करते हैं, इसको एंगल से सटा, मतलब एंगल से सटा हुआ घटक क्षैतिज होता है। जैसे मान लीजिए यह u वेग है, यह थीटा है, तो इस पे क्या आएगा u cos थीटा, एंगल से सटा वाला जो आता है cos ना, एंगल को छोड़ के जो जाता है साइन। बताए थे ना एंगल यहाँ है, इससे इस पे घटक u cos, और इसका जहाँ पे एंगल नहीं रहता है u sin। बोले थे तो वही देखो एक बार u है ना, u का इस पे u cos थीटा इस पे हो गया, और इसका इस पे कितना होगा u sin थीटा। ठीक है, चलो यह हो गया। और इसमें एक बात और मानिए, मान लीजिए कण P समय बाद बिंदु O से B पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, O से B को मैं मान लिया, जिसकी ऊंचाई क्या है, h, यह वाला ऊंचाई हम h मान लेते हैं। हाँ, तो यह वाला ऊंचाई जो हम लोग y मान लेते हैं, और ये वाला दूरी क्या मानते हैं, x क्या मान लेते हैं, और OM क्या हो जा रहा है, x, इसको हम लोग x मानते हैं। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम जो है BM के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में, BM। ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना वेग था प्रारंभ में, u sin थीटा। प्रारंभ में क्या था, u sin थीटा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t समय लिया होगा। क्या लिया होगा, t समय। तो चलो देखो कण इस तरीके से जा रहा है, लेकिन हम मानेंगे मतलब m से चला b पे पहुंचा, मतलब O से लेकर यहाँ पहुंचा, तो O से लेकर ये वाला ऊंचाई m से लेकर b है। ठीक, तो चलो हम लोग सूत्र लिखते हैं, गति के समीकरण वाला सूत्र Bm के लिए h बराबर u, कैपिटल है u t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो h के स्थान क्या लिखेंगे, बताओ y। u के स्थान क्या लिखेंगे, बताओ u sin थीटा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर है ना t, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, समीकरण नंबर t का मान निकाल के हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया BM के लिए। किसके लिए, BM के लिए। अब हम OM के लिए लेंगे। किसके लिए, OM के लिए। O से M पर गया, O से M पर, ये दूरी क्या है, x है। ठीक है, इसमें भी गति का समीकरण लगाएंगे। इसमें त्वरण था, कौन सा त्वरण था, गुरुत्वीय त्वरण था, वो नीचे की तरफ कार्य कर रहा था ना,
भाई पिंड ऊपर तरफ जा रहा था, गुरुत्वीय त्वरण उसको नीचे खींच रहा है ना। इसमें गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ काम कर रहा है। क्षैतिज वाले में कण इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण जो है क्षैतिज जो दूरी तय कर रही है, यहाँ पे गुरुत्व का प्रभाव नहीं होगा। गुरुत्व किसको प्रभावित कर रहा है? ऊर्ध्वाधर, जो ऊपर जा रहा है वेग उसको जी नीचे खींच रहा है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण इसमें लगेगा। इसमें त्वरण शून्य है, इसमें त्वरण क्या है? क्षैतिज दिशा में त्वरण नहीं है। हम चेक भी कर सकते हैं, देखो जैसे जी है, हमारा गति इस दिशा में हो रहा है, क्षैतिज वाला, क्षैतिज में ऐसे ही हो रहा है ना। यहाँ कितना अंश को बना? 90 अंश। ठीक है, इसका इस पे घटक निकालेंगे तो जी cos 90, तो जी cos 90 का आंसर कितना आएगा? 0। समझ में आया? तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? इस डायरेक्शन में त्वरण क्या है? शून्य। नहीं समझ में आया? जैसे गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ है, क्षैतिज ऐसे है, तो दोनों के बीच कितना है? 90 अंश। तो हम लोग चेक करें कि क्षैतिज में त्वरण कार्य कर रहा है कि नहीं। तो कैसे करेंगे? इसका इस पे घटक निकालो, जी cos 90 लिखेंगे। जी cos 90 लिखेंगे तो cos 90 का मान 0, तो जी में 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो हम यहाँ से क्या समझे? मतलब क्षैतिज दिशा में त्वरण नहीं कार्य कर रहा है। जब क्षैतिज दिशा में त्वरण नहीं कार्य कर रहा है तो वहाँ पे दूरी बराबर चाल गुणे समय, या विस्थापन बराबर वेग गुणे समय, क्योंकि उसमें त्वरण नहीं है। न्यूटन की गति का जो 3 समीकरण होता है, v बराबर u प्लस जी टी और ए टी, और h बराबर यू टी प्लस एटा 2 ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। अगर त्वरण को शून्य कर देंगे हम, इसमें त्वरण शून्य कर देंगे तो v बराबर u, मतलब वी यू हमेशा बराबर। इसमें त्वरण को शून्य करेंगे तो h बराबर क्या हो गया? यू टी, मतलब दूरी बराबर में विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। इसमें भी अगर कर देंगे ए बराबर 0 तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। ठीक है, जब त्वरण शून्य है तो हमारा ये प्राप्त होगा, दूरी बराबर वेग गुणे समय। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, दूरी मतलब विस्थापन बराबर क्या हो गया? वेग गुणा समय। तो विस्थापन को क्या लिखेंगे? x, वेग को क्या लिखेंगे बताइए? बोलो। दिशा में क्या है? u cos थीटा अब गुणे समय t। दोनों में समय कॉमन रहेगा। क्यों कॉमन रहेगा? ध्यान से देखो, कण t समय बाद यहाँ पहुंचा, कण यहाँ से t समय बाद में कहाँ तक पहुंचा? यहाँ पहुंचा। तो देखो उसी टी में यह वाला दूरी और यह वाला दूरी साथ में तय किया है, नहीं किया है? यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो क्षैतिज में कितना गया? इतना, और ऊर्ध्वाधर में कितना गया? इतना। तो दोनों का समय क्या है? समान है कि नहीं? टी बराबर क्या हो गया हमारा? x बटा यू cos थीटा। ये समीकरण नंबर 2। पहले दोनों का समय समान है, समझ में आया? मान लो कण यहाँ से यहाँ पहुँच गया 10 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? तो 10 सेकेंड में क्षैतिज में कितना गया? इतना गया, और उसी 10 सेकेंड में ऊर्ध्वाधर में इतना। तो समय समान है कि नहीं? इसीलिए जो इसमें टी लिए थे वही टी इसमें भी लेंगे हम। अब देखो क्या करना है, टी बराबर x बटा यू cos थीटा आ गया। तो समीकरण 1 में टी का मान रखेंगे हम लोग। समीकरण 1 है हमारा y बराबर यू साइन थीटा टी माइनस ए बटा 2 जी टी स्क्वायर। y बराबर यू साइन थीटा टी, टी के स्थान पे x बटा यू cos थीटा माइनस ए बटा 2 जी यहाँ x बटा यू cos थीटा स्क्वायर। फिर से समझ लो, y ऐसे ही बराबर ऐसे ही, यू साइन थीटा ऐसे ही, गुणा टी का मान x बटे यू cos थीटा माइनस
1/2 जी टी के स्थान x/u काट स्क्वायर। सरल करो, y बराबर u से कट गया, देखो ध्यान से, u से कैंसिल ना, x tan थीटा होगा कि नहीं, sin थीटा बटे cos थीटा से tan थीटा, माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्या होगा, y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर अपान 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, y का घात 1 है, y का घात 1 तथा x का घात क्या है, 2 है ना, जो उच्च घात होता है वही बोला जाता है, 2 भी है एक भी है, 2 भी है और 1 भी, तो जो उच्च घात होता है वही घात होता है बहुपद का, x का घात 2 है, इसलिए उपरोक्त समीकरण परवलय के समीकरण को दर्शाता है। इस प्रकार प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। नोट नंबर 1, प्रक्षेप पथ में कण का क्षैतिज वेग सदैव एक समान रहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्षैतिज वेग का एक समान रहता है क्योंकि उसमें त्वरण नहीं रहता है ना, हाँ थोड़ा सा ध्यान दिए। जैसे यहाँ पर u वेग से फेंका, कौन वेग से, यहाँ से ना, कुछ समय बाद यहाँ कण का वेग v हो गया, का हो गया एक क्षैतिज वेग, यहाँ का u cos थीटा, यहाँ का v, अच्छा एक मिनट, यहाँ θ1 कोण बन जाए, यहाँ θ2, तो v cos θ2, u cos θ1 बराबर किसके बराबर होगा, v cos θ2 के, यहाँ लिख सकते u cos θ1 बराबर v cos θ, समझ आया, हाँ ये बात ध्यान देना। और ऊर्ध्वाधर वेग हमेशा बदलता रहता है, ऊर्ध्वाधर वेग यहाँ हो जाएगा u sin θ1 यहाँ पर होगा, और यहाँ कितना होगा v sin θ2, यह आपस में बराबर नहीं होंगे, u sin θ1 v sin θ2 बराबर नहीं होंगे, लेकिन cos θ1 u cos θ1 बराबर v cos θ2। अधिकतम ऊंचाई पर कण का ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है, ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो जाता है, 0। जैसे अधिकतम ऊंचाई जहाँ पर होगा वहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा, 0, ठीक।
और वहाँ पर क्षैतिज वेग, यहाँ का जो वेग क्षैतिज वाला है वो उसके बराबर हो जाता है। क्षैतिज वेग तो हमेशा एक समान रहता है, ठीक है। बस ये ध्यान देना, अधिकतम ऊंचाई पर कण का ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होता है। कण का वेग शून्य नहीं होगा, कण का ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होगा। नहीं समझे क्या हम क्या बोल रहे हैं? कण का वेग शून्य नहीं होगा, कण का ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होगा, ठीक है। अगर किसी बिंदु पर कण का वेग निकालना है आपको, तो हमें जो है पाइथागोरस प्रमेय या दो बलों का परिणामी, जैसे आर बराबर अंडर पी स्क्वायर धन पी स्क्वायर धन 2pq cos थीटा का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ का वेग कितना है u cos थीटा, और यहाँ ऊर्ध्वाधर वेग कितना है u sin थीटा। अब इसका परिणामी निकालना है, तो दोनों के बीच का कोण कितना है, ऐसे समझो। जैसे u cos थीटा वन यहाँ है, u sin थीटा वन वहाँ यहाँ है, मतलब कहीं का क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर वेग दिया है। ऐसे अगर क्षैतिज वेग दिया है u और ऊर्ध्वाधर वेग दिया है v, तो उस बिंदु पर कण का वेग क्या होगा, तो हम लोग जो है परिणामी से उसको ज्ञात करेंगे। परिणामी का सूत्र जानते हैं ना, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा कर लेंगे, ठीक है। उड्डयन काल, प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है, उसको थोड़ा सा पहले चित्र बनाते हैं फिर से। यह x अक्ष है, यह y अक्ष है। प्रक्षेप गति क्या होता है, प्रक्षेप पथ क्या होता है, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा को छोड़कर किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वह वाला गति क्या होता है, प्रक्षेप गति होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा ऊपर, सीधा ऐसे ऊपर फेंकने के बजाय हम इधर फेंकें, मतलब कि ऊर्ध्वाधर दिशा में न फेंककर किसी दूसरे दिशा में हम वस्तु को फेंकते हैं, तो वह गति क्या होता है, प्रक्षेप गति होता है। ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे तो ऐसे जाएगा, सीधे चला आएगा। तो ऊर्ध्वाधर को छोड़कर या ऐसे फेंकिए, ऐसे फेंकिए, इस डायरेक्शन फेंकिए, इस डायरेक्शन फेंकिए, इस डायरेक्शन फेंकिए, सारा क्या है, ये सब क्या है, प्रक्षेप गति होगी ना। और जो पथ बनेगा प्रक्षेप पथ, समझ में आया। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर फेंकेंगे तो सरल रेखी पथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाथ हम पढ़ रहे हैं प्रक्षेप गति, तो प्रक्षेप पथ के लिए क्या होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा को छोड़कर किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं, तो हमारा इस तरीके का पथ तैयार होता है। और यहाँ पे जो वेग है वह u वेग है, ध्यान देना। किसी पथ पर वेग ज्ञात करना है तो वहां से स्पर्श रेखा खींचिए ऐसे। यहाँ वेग की दिशा यहाँ है, यहाँ इधर है, यहाँ पर इधर है, ठीक, यहाँ पर इधर है। मतलब किसी पथ पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वेग की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसको प्रदर्शित करता है, वेग की दिशा को। अच्छा, तो प्रक्षेप पथ का हम लोग जो है निगमन कर चुके थे। अब हम लोग का निगमन करना है उड्डयन काल का। उड्डयन काल का सूत्र होता है T बराबर 2u sin थीटा अपान g। पहले उड्डयन काल होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। प्रक्षेप पथ के दौरान या प्रक्षेप गति के दौरान जितना समय लिया जाता है उस समय को हम लोग उड्डयन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आया उड़ान का समय। जैसे किसी वस्तु को हम ऐसे फेंक दिए तो हवा में से ऐसे ऐसे जाते हुए वह पृथ्वी पर आएगा, तो जितना टाइम लगेगा पूरा उसको हम लोग उड्डयन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, इसका सीधा परिभाषा है प्रक्षेप पथ के दौरान या प्रक्षेप गति के दौरान वस्तु द्वारा लिया गया संपूर्ण समय को उड्डयन काल कहते हैं। मान लो यहाँ से वस्तु को फेंके इस दिशा में और 5 सेकेंड के बाद यहाँ पहुँच गया, तो उड्डयन काल कितना हो गया, 5 सेकेंड। यहाँ से हम वस्तु को फेंके 3 सेकेंड बाद पृथ्वी पर आ गया पुनः, तो उड्डयन काल कितना हुआ, 3 सेकेंड। समझ में आया ना। तो उड्डयन काल का सूत्र होता है 2u sin थीटा अपान g। थीटा क्या होता है, जब हम यहाँ से वस्तु को फेंकते हैं u वेग से
तो क्षैतिज से जो कोण बनता है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं ना। और ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकेंगे तो थीटा मेरा 90 हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा 90। लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकेंगे तो प्रक्षेप पथ नहीं हुआ। वो कौन सा पथ हो गया? रेखी पथ या सरल रेखी पथ। ठीक है। तो प्रक्षेप का उड्डयन काल का सूत्र होता है T = 2u sin θ/g। इसका हम लोग निगमन करते हैं। ठीक, निगमन कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई वस्तु क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। इसी वस्तु को जो है हम क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंक दिए। थीटा क्या नहीं होना चाहिए? थीटा क्या नहीं होना चाहिए? 90 अंश नहीं होना चाहिए। 90 अंश कर देंगे तो मेरा प्रक्षेप पथ नहीं होगा, ना प्रक्षेप गति होगा। ठीक है। साइड में हम लोग लिख सकते हैं थीटा ≠ 90। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। थीटा 90 नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रक्षेपित किया जाता है तो u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो क्या करेगा? ऐसे यहाँ से जाएगा, ऐसे पृथ्वी पे आगे गिर जाएगा। जब गिर जाएगा तो कितना समय लगेगा? जो समय लगेगा उसी को हम लोग करते हैं उड्डयन काल। क्या कहते हैं? तो उस समय का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। तो u वेग से फेंका जा रहा है तो क्षैतिज वेग कितना होता है? क्षैतिज वेग हम लोग कहते हैं u cos थीटा। बोले हैं ना, बताए ना, u cos थीटा। क्षैतिज वेग को हम लोग u x भी लिख सकते हैं। u x का मतलब क्या होता है? x दिशा में वेग। देखो इस पथ पर वेग कितना है? u। इस दिशा में कितना होगा वेग? u x। और इस दिशा में कितना होगा? u y। समझ में आया ना? u वेग से इस पे जा रहा है, क्षैतिज में करेंगे तो u x हो जाएगा। और ऊर्ध्वाधर में इसका घटक कितना होगा? u y। ऊर्ध्वाधर वेग कितना होगा? ऊर्ध्वाधर वेग को हम लोग u y लिखेंगे, u sin थीटा। समझ में आया? अब क्या करना है? इस पथ को 2 बराबर भाग में बांटते हैं। 2 बराबर भाग का मतलब कि यहाँ से गया महत्तम ऊंचाई के बाद, फिर नीचे यहाँ से गिरना प्रारंभ हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई यही है, अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो कोई बच्चा बताए पिंड इसके ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? जैसे ऐसे जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? वहाँ पर उसका ऊर्ध्वाधर वेग 0 है। वेग 0 नहीं है, ऊर्ध्वाधर वेग 0 है। ठीक है। u x तो यहाँ भी रहेगा, u x यहाँ भी रहेगा। u x सभी जगह एक समान होता है ना। क्षैतिज वेग सभी जगह एक समान होता है। ऊर्ध्वाधर वेग यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग u y था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रहा है u y घट रहा है। क्यों घट रहा है? गुरुत्व के विपरीत जा रहा है ना। उसके बाद घटते घटते यहाँ क्या हो गया? 0। तो यहाँ कौन 0 है? u y 0। समझ आया? फिर यहाँ से ऐसे आते आते फिर u y बढ़ना प्रारंभ करेगा। u y और u x वही रहेगा। u x वही रहेगा, u y बढ़ना प्रारंभ करेगा। फिर यहाँ पे आके अधिकतम हो जाएगा u y। ठीक, पृथ्वी पे गिर जाएगा। तो क्षैतिज वेग हो गया, ऊर्ध्वाधर वेग हो गया। तो इसको हम 2 भाग में बांट लिए। हम यहाँ से यहाँ तक का समय निकालेंगे, फिर 2 का गुणा कर देंगे तो ये वाला समय भी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगेगा उतना यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगेगा। जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगेगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से यहाँ तक का मैं समय निकाल लिया
तो 2 का गुणा कर देंगे तो पूरा समय हो जाएगा। समझ आया ना? अब देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का समय और यहाँ से यहाँ तक का समय और यहाँ से यहाँ तक का समय तीनों बराबर है। कैसे बराबर है? कण जब यहाँ पर था तो इधर की दूरी 0, इधर की दूरी 0। कण जब यहाँ पहुँच गया क्षैतिज, जब ये वाला कण यहाँ पहुँच गया, वस्तु यहाँ पहुँच गया तो क्षैतिज में इतना दूरी तय किया और ऊर्ध्वाधर में इतना मतलब ये वाला ना। जब वस्तु यहाँ पहुँच गया क्षैतिज में इतना दूरी तय किया, यहाँ से देखो ये वाला वस्तु इस पे जा रहा है। वस्तु कहाँ जा रहा है? इस पर जा रहा है। वस्तु कहाँ जा रहा है? यहाँ पर जा रहा है। लेकिन 3 रास्ते तैयार हो रहे हैं। एक तो ये ओरिजिनल, इसको हम लोग देखते हैं। एक यह तैयार हो रहा है, इसको हम लोग नहीं देखते हैं, इसको हम लोग आभास करते हैं, मतलब यहाँ पहुँच गया और ऊंचाई पर इतना पहुँच गया। 3 रास्ता हुआ कि नहीं? तो वस्तु इस पे जा रहा है तो वह 3 दूरी तय कर रहा है। एक इस पे कर रहा है, एक इस पे कर रहा है, एक ऊंचाई पर, और तीनों का समय एक समान है। तीनों का समय क्या है? हाँ, यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से यह वाली दूरी ये हो गई और ऊंचाई वाला यहाँ से यहाँ तक का समय, यहाँ से यहाँ तक समय, यहाँ से यहाँ तक का समय समान है। तो हम कोई एक समय निकालेंगे। यह वाला समय हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते ना। इस पे का समय निकालेंगे तो वही समय इस पे का भी होगा, वही समय यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो चलो ये वाला समय हम लोग निकालते हैं। यहाँ वो, यहाँ हम लोग ये मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं। ठीक, आप देखिए क्या करना है। अब देखो हमें करना क्या है, हम यह वाला समय ज्ञात कर लें, चाहे यह वाला ज्ञात कर लें, हमारा यहाँ से यहाँ तक का समय हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का समय, वस्तु इस पे जा रही है ना, ये वाला समय कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल लें या यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल लेंगे, हो जाएगा। बताएं तीनों समय एक समान है। वस्तु जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये वाला समय और ये वाला समय, यहाँ से यहाँ तक का समय, फिर यहाँ से यहाँ तक का समय समान है। तो हम क्या करेंगे? चलो AM के लिए लेते हैं, ए वाला समय निकालते हैं, क्योंकि इसमें हमें सब पता है। AM के लिए तो यहाँ पर वेग कितना है कौन बताएगा? ऊर्ध्वाधर वेग यहाँ पे बताना है कितना है। हाँ, यहाँ पर वेग कितना है? जो यहाँ पर वेग ऊर्ध्वाधर होगा वहीं यहाँ पर होगा ऊर्ध्वाधर। समझ में आया ना? यहाँ पर वेग ऊर्ध्वाधर वाला कितना है? UY है। और यहाँ पर वेग ऊर्ध्वाधर वेग कितना? UY। UY मतलब U sin थीटा। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? ऊर्ध्वाधर वेग क्या है? यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग, ऊर्ध्वाधर वेग हमारा है UY मतलब U sin थीटा। समझ आया? अच्छा, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग कितना है? A पर ऊर्ध्वाधर वेग कितना है? A पर UY यहाँ भी 0 है। कितना है? 0। ठीक है, 0 नहीं होता तो यह और ऊपर तक जाता है। जैसे हम किसी पत्थर को फेंक दिए तो कब तक ऊपर जाएगा? तब तक उसका ऊर्ध्वाधर वेग 0 नहीं होगा, तब तक वो जाता रहेगा। जैसे हम ऊर्ध्वाधर वेग हमारा 0 होगा वह वहीं से रुक जाएगा, फिर वापस आने लगेगा गुरुत्व के अंतर्गत। समझ में आया ना? चलो और लगाते हैं सूत्र हम लोग। न्यूटन की गति का पहला समीकरण V बराबर U प्लस GT होता है, लेकिन गुरुत्व के विपरीत है, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ आया? गुरुत्व इस दिशा में है G, हमारा वस्तु ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे? -G।
सदिश में यही होता है, इस दिशा में जी, ऊपर वाले माइनस जी, यहाँ माइनस हो गया। यहाँ आप क्या लिखेंगे बताओ? ये अंतिम वेग होता है, ऐसे याद करो। भी क्या होता है? अंतिम वेग। तो अंतिम वेग क्या है? शून्य। यह क्या होता है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या है? यू साइन थीटा माइनस जी टी। जी टी बराबर यू साइन थीटा और टी बराबर कितना होगा? यू साइन थीटा बटा जी। फिर सुन लो, ऊर्ध्वाधर वेग अंतिम वेग क्या है? 0 बराबर प्रारंभिक वेग क्या है? यू साइन थीटा माइनस जी टी, माने यहाँ से यहाँ तक का समय। आप ध्यान से देखिए, टी बराबर यू साइन थीटा बटे जी। यहाँ से यहाँ तक का समय हो गया यू साइन थीटा बटे जी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का समय हो गया यू साइन थीटा बटे जी, और यहाँ से यहाँ तक का समय हो गया यू साइन थीटा बटे जी। ठीक है। अच्छा, हमें क्या चाहिए? पूरा समय चाहिए ना। तो उड्डयन काल हम लोग निकालते हैं। उड्डयन काल, उड्डयन काल हो जाएगा हमारा 2t। क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ से यहाँ तक का समय और प्लस यहाँ से यहाँ तक का समय दोनों बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको कैपिटल टी, यहाँ 2, इसके स्थान पे यू साइन थीटा अपान जी। यह उड्डयन काल हो गया। इसका परिभाषा लिख लीजिए। प्रक्षेप के दौरान वस्तु द्वारा लिया गया संपूर्ण समय उड्डयन काल कहलाता है। प्रक्षेप के दौरान वस्तु द्वारा लिया गया संपूर्ण समय उड्डयन काल कहलाता है। महत्तम ऊंचाई, वह कितना अधिक ऊंचाई प्राप्त करेगा उसको अब हम लोग यहाँ पर गणना करेंगे। तो महत्तम ऊंचाई का सूत्र होता है एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। क्या होता है? 2g होता है ना। अच्छा बताओ, इसमें महत्तम ऊंचाई ये होगा कि इधर से होगा? कहाँ होगा महत्तम ऊंचाई बताओ? अधिक, सबसे ज्यादा ऊंचाई यही होगा जहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 है, वही सब ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। जहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 है वहीं से हम पृथ्वी तल से ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, वहीं महत्तम ऊंचाई होता है। क्या होता है? तो महत्तम ऊंचाई के लिए हम यही वाला लेते हैं, इसी में से सूत्र निकालेंगे। इसको हम लोग एच मानते हैं। क्या मानेंगे? चलो, इसमें क्या होगा? महत्तम ऊंचाई में इसका निगमन करते हैं हम लोग। निगमन m से a के लिए सूत्र होता है गति का तीसरा समीकरण होता है ना, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो हमारा वस्तु जो है वृत्त के विपरीत जा रहा है, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ आया? v के स्थान क्या लिखेंगे? 0। क्यों 0 लिखेंगे? v माने अंतिम वेग। v का मतलब क्या होता है? अंतिम वेग। ठीक है। 0 स्क्वायर बराबर u के स्थान क्या लिखेंगे? यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग कितना है? यू साइन थीटा स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2g IH के स्थान पे कैपिटल H। ठीक। 0 बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। इसको इस साइड भेजते हैं हम लोग। 2gh बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ देखिए, 2gh इधर आ गया, या ऐसे हो गया। तो यहाँ से h बराबर मेरा क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ठीक। अच्छा, अब देखो ध्यान से, हमें एक और याद करना है। अच्छा, इसमें एक नोट लिख लीजिए। नोट हम लोग का ये है, नोट में लिखना है जैसे कि मान लीजिए
कोई व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक किसी वस्तु को फेंक सकता है? कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु को u²/2g ऊंचाई तक अधिकतम फेंक सकता है, ठीक। महत्तम ऊंचाई तो प्रक्षेप का है, ये वाला थीटा कोण से फेंकेगा तो यही महत्तम ऊंचाई प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमें अधिक से अधिक ऊंचाई प्राप्त करना है तो हमें किस कोण पर फेंकना होगा उसको, और किस कोण फेंकना होगा, कितना मैं प्राप्त कर सकता हूँ। इसके लिए क्या करना है, ध्यान सुनिए। जैसे कि मैं यू वेग से फेंक रहा हूँ किसी वस्तु को, तो हमारे पास जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, उसमें वस्तु को जब फेंकेंगे उसका वेग कितना है, यू बदलने वाला है नहीं। चाहे हम जिस डायरेक्शन फेंकें और पूरा पावर से, मैंने पूरा जोर लगा के फेंक रहे हैं, तो उस समय वेग मैं क्या दे रहा हूँ वस्तु को, यू। कितना दे रहा हूँ, तो यू तो बदलने वाला है नहीं, अब गुरुत्वीय त्वरण भी नहीं बदलने वाला है। यू और जी क्या हो गया, अचर। इसको मैं बदल सकता हूँ। इसका अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। कैसे जानेंगे, ध्यान से देखो। साइन का मान हमेशा जो है, साइन थीटा का मान सदैव -1 से लेकर 1 के बीच में होता है। थीटा का मान चाहे जो भी रखिए, साइन थीटा का मान -1 से लेकर 1 तक होता है, 2 नहीं होता है। कोई बोल दिया साइन थीटा बराबर 2, तो आप उसको गलत कर सकते हैं, आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर 3 अगर कोई बोल दिया तो ये गलत बात है। साइन थीटा सिर्फ ऋण 1 और 1 के बीच में ही कंपन करता है, मतलब इसका मान, थीटा का मान हम चाहे जितना रखें, 1000, 2000, 10,000, 20,000, चाहे जो भी रखें, इसका आंसर ऋण 1 और 1 के बीच में ही होगा, और ऋण 1 से लेकर 1 तक होगा ना। तो यह अधिकतम मान बताए, ऋण 1 प्राप्त करेगा कि 1? अधिकतम मान क्या प्राप्त करेगा? हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान 1 होगा। क्या होगा, समझ आया? अधिकतम मान 1 होगा। स्क्वायर है ना, साइन थीटा का अधिकतम मान 1, साइन स्क्वायर थीटा का 1, ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे h बराबर u² गुणा 1/2g। h मैक्स बराबर कितना होगा, u²/2g। यह तो आ गया अधिकतम मान। लेकिन एक बात ध्यान देना है, उस समय अधिकतम ऊंचाई तक फेंकने के लिए हमें 90 अंश पे फेंकना होगा, तो प्रक्षेप गति नहीं होगा, वो क्या होगा, सरल रेखीय गति ना। जब थीटा 90 अंश हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है ना, जब थीटा 90 हो जाएगा तो वस्तु ऐसे जाएगा, तो कौन सी गति हो गई, सरल रेखीय गति। मतलब मैं यू वेग से थीटा कोण पर फेंक रहा हूँ, तो महत्तम ऊंचाई इतना प्राप्त होगा। अगर मुझे और महत्तम ऊंचाई प्राप्त करना है तो थीटा को 90 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, तो थीटा को मैं 90 करूँगा, यहाँ लिखो थीटा और 90 अंश, तो h मैक्स आ गया u²/2g। हाँ देखिए, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास क्या होता है, प्रक्षेप के दौरान वस्तु कितना अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करती है, उसको हम लोग क्षैतिज परास कहते हैं। प्रक्षेप के दौरान वस्तु कितना अधिक से अधिक क्षैतिज दूरी तय करता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं। तो क्षैतिज परास का सूत्र होता है r/u² sin 2 थीटा/g। क्या होता है,
क्षैतिज परास को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। रेंज, रेंज माने परास। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है, स्क्वायर नहीं है, साइन 2 थीटा अपान जी। इसका निगमन कैसे होगा? ध्यान से देखो चित्र में, बताओ क्षैतिज परास कहाँ से कहाँ तक है? ओ से लेकर एन तक। कहाँ तक? ओ से लेकर, तो ओ एन निकालना है। ओ एन बराबर हो जाएगा हमारा क्षैतिज वेग गुणा समय। क्षैतिज वेग गुणा समय। अच्छा, इसमें त्वरण क्यों नहीं लगा? जैसे न्यूटन गति का समीकरण क्यों नहीं लगा? लगा सकते हैं, ध्यान से देखो। यस बराबर यू टी प्लस एटा 2 जी ए टी स्क्वायर होता है सूत्र में। लेकिन क्षैतिज में जो क्षैतिज वेग है उसमें त्वरण प्रभाव अपना नहीं डाल रहा है। क्यों नहीं डाल रहा है? जैसे क्षैतिज वेग है, यू वेग से फेंका जा रहा है, तो गुरुत्व देखो, गुरुत्व इस तरीके से जी, तो जो त्वरण है नीचे की तरफ है। हमें चाहिए क्या? इस डायरेक्शन में चाहिए। गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ है, ठीक है। हमें इस डायरेक्शन में त्वरण निकालना है। यहाँ कितना अंश कोण बना? 90। जब इसको इस पे करेंगे तो जी काश 90, और काश 90 का मान 0 0। इस डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं है, तो कोई त्वरण नहीं है तो यहाँ आप 0 कर देंगे। यस बराबर क्या होगा? यू टी। तो देखो वही लिखे यू क्षैतिज वेग हो गया गुणे समय। समझ आ ना? समझ आ कि नहीं? क्यों हम ये वाला भाग काट दिए? क्योंकि यह 0 है ना। क्यों 0 है? जी नीचे की तरफ है, और हमें जो चाहिए दूरी है इस प्रकार क्षैतिज वाला चाहिए। तो दोनों के बीच कोण कितना होना? 90। इसका इस पे घटक निकालेंगे तो जी काश 90, काश 90 का मान 0, जी गुणे 0। इस दिशा में त्वरण क्या है? 0। तो त्वरण 0 है, ते वाला हट जाएगा, क्या बचेगा? यू टी। यू यह हो गया, टी यह हो गया। तो ओ एन कितना है? आर। क्षैतिज वेग कितना है? यू एक्स। समय पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक का? टी। क्या है? उड्डयन काल निकाले थे ना, यहाँ से यहाँ तक का जो समय, यहाँ से यहाँ तक का समय ना, वही है। आर ऐसे ही रहेगा। यू एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे? यू काश थीटा गुणे टी के स्थान क्या लिखेंगे? 2 यू साइन थीटा अपान जी। आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा? यू स्क्वायर गुणे 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान जी। त्रिकोणमिति में एक सुंदर सा सूत्र है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है? हाँ। तो हम क्या करेंगे? 2 साइन थीटा कास थीटा के स्थान पे पहले देखो यू स्क्वायर यह हो गया, साइन 2 थीटा यह हो गया, और नीचे जी। तो इसके बाद ये वाला लाइन लिख लेना, इसके बाद ये। हाँ, नोट से लिख लीजिए एक तो बढ़िया सा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या है? ध्यान से देखो। अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए, अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए वस्तु को 45 अंश के कोण पर फेंकना चाहिए। ठीक है। अगर आपको क्षैतिज दूरी अधिकतम प्राप्त करना है तो एक कोण कितना होना चाहिए? 45 अंश। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखो ध्यान से,
यू तो मेरा बदलेगा नहीं, जितना मेरे पास शक्ति है मैं पूरा जोर लगा के यू दे रहा हूँ, और जी बदलने वाला है नहीं। तो अधिकतम के लिए इसका मान 1 लेना होगा, अधिकतम परास के लिए इसका मान सबसे अधिक लेना होगा। अधिकतम परास के लिए साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1। साइन थीटा ऋण 1 और 1 के बीच में मान देता है ना, तो उसका अधिकतम मान कितना हो गया? 1 और न्यूनतम मान ऋण 1। अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान ऋण 1। यहाँ पे अधिकतम परास के लिए साइन थीटा का मान क्या लेना होगा? 1। ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर लिखेंगे साइन 90 ना। 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90, और थीटा बराबर कितना आएगा? 45 है। यहाँ जगह नहीं, मैं आप लिख दे रहा हूँ। हाँ तो अच्छा, आर मैक्स कितना होगा? यू स्क्वायर बटे जी, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा। इसका मान जब 1 हो जाएगा क्या बचेगा? यू स्क्वायर बटे जी, अधिकतम परास। नोट नंबर 2, थीटा कोण पर प्राप्त परास 90 माइनस थीटा कोण पर प्राप्त परास बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे? थीटा कोण को परास निकालना है तो क्या होगा? थीटा कोण पर परास आर बराबर होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी ना। इसको R1 में मान ले रहा हूँ। थीटा कोण पर प्राप्त परास R1 बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। होगा कि नहीं? अभी जो सूत्रवा दिखाए R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। 90 माइनस थीटा कोण को परास R2 बराबर यू स्क्वायर साइन 2 बाहर, यहाँ क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा। ठीक, R2 बराबर यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बटा जी। R2 बराबर फिर यू स्क्वायर ऐसे ही साइन 180 थीटा का साइन 2 अपान जी। तो R1 का जितना मान है उतना R2 का मान है, दोनों बराबर है। तो मतलब थीटा कोण पर जो परास है और 90 माइनस थीटा कोण पर जो परास है वो दोनों क्या है? बराबर। देख लीजिए बराबर है ना। अगर दो व्यक्तियों के वेग बराबर है, मतलब जैसे प्रक्षेपित दो व्यक्ति किसी वस्तु को समान वेग से फेंक रहे हैं, ठीक है, एक जो है 30 अंश के कोण फेंक रहा है और एक 60 अंश के कोण में फेंक रहा है, तो दोनों का क्षैतिज परास क्या होगा? समान। क्या होगा? हाँ, अगर एक 40 अंश के कोण फेंक रहा है तो दूसरा कितने फेंकेगा तो बराबर होगा? 50 अंश ना। या तो 40 से फेंके, नहीं समझे क्या? फिर समझ लो। जैसे कि एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, दोनों के वेग क्या है? समान है। दोनों लोग जो है किसी वस्तु को समान वेग से फेंक सकते हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो है 40 अंश के कोण पर किसी वस्तु को फेंका, तो दूसरा व्यक्ति किस अंश के कोण फेंके दोनों से परास बराबर हो। या तो 40 से फेंके तब बराबर आएगा, या तो 50 से, 90 से 40 घटा के बताओ। ठीक है।